brought to you by Infinix। आज पगली उदास है, इसके इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स की सेल मिस हो गई ना। अरे पगली टेंशन मत ले, इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली सेल अभी बाकी है। नेता नगरी के इस सत्र में हम बात करेंगे हिमाचल में होने वाले चुनावों की। 12 नवंबर को वहां पर वोटिंग है और 8 दिसंबर को, जिस दिन गुजरात के नतीजे आने वाले हैं, उसी दिन हिमाचल के भी नतीजे आएंगे। ललन टॉप की दो टीमें, एक टीम साकेत की और एक टीम हमारे साथी सोनल की, ऑलरेडी ग्राउंड पे हैं और हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी की टीम एक उड़ाका दल की तरह हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पे मौजूद रह रही है, तापमान भाप रही है। तो इस सत्र में हमारे साथ 3 मेहमान होंगे और सौरभ द्विवेदी चूंकि हिमाचल में हैं और मैं यहाँ से होस्ट कर रहा हूँ, तो मैं उनको भी यहाँ से मेहमान कहने की हिमाकत कर रहा हूँ। सौरभ द्विवेदी के साथ हमारे साथ होंगे हेमंत जी, जो हिमाचल दस्तक के संपादक हैं, और होंगे सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर शशिकांत शर्मा, जो ट्रिब्यून में उन्होंने काम किया है और हिमाचल यूनिवर्सिटी के मास कॉम डिपार्टमेंट में, जर्नलिज्म और मास कॉम डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं वो। हेमंत जी, सबसे पहले बातचीत हम आपके साथ शुरू करते हैं। हिमाचल में अभी जिस तरह के समीकरण दिख रहे हैं उसमें सबसे हर तरफ जो है, खासकर कांग्रेस में बात करें तो थोड़ा थोड़ा गुट दिख रहे हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। और गुट के साथ साथ सबके अपने अपने मुद्दे हैं और मुद्दों के रूप में 2 मुद्दे सबसे अधिक फ्लैग किए जा रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम का जो झगड़ा है, जो हम लोगों ने कई कई चुनावों में देखा, और फलों के और उनके प्रोड्यूस के दाम वो तय कौन करेगा, इसकी बातचीत। तो इस समय जो कांग्रेस और भाजपा, इन दोनों के बीच में जो फाइट लोग बता रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी धीरे धीरे अपने आप को, लोग कहते हैं कि पुल कर ले रही है, नहीं साथ दे रही है, अपना ज्यादा जोर उन्होंने गुजरात में लगाया हुआ है, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो हिमाचल में इन पार्टियों के बीच में फाइट है, कहां पे क्या मुद्दे हावी हैं और किसको कौन कौन फ्लैग करने की कोशिश में है, किसको कौन कौन कैश कराने की कोशिश में है। सर देखिए, मैं आपके चैनल पे भी पहले ये कह चुका हूं कि हिमाचल प्रदेश में एक मुद्दा नहीं होता है जो कि पूरी सियासत को चेंज करता है या पूरी स्टेट में ऐसा इफेक्ट डालता है, ठीक है। यहाँ पे हर कंस्टिट्यूंसी में अपना मुद्दा है अलग से। जैसे आपने कही कि फलों का, बागवानों का मुद्दा, वो 3, 4, 5 कंस्टिट्यूंसी को एक फर्क डालता है, अपर शिमला वाली सारी। रेस्ट ऑफ दी जो आप कहें कि 65 या 60 से ऊपर कंस्टिट्यूंसी पे उसका कोई असर नहीं होता है, एक। दूसरा है ओपीएस जरूर एक मुद्दा है, ओपीएस निश्चित तौर पे, क्योंकि 1-1.5 लाख जो सरकारी कर्मचारी है वो प्रदेश भर में हैं। ये मुद्दा जरूर है। और मैंने पहले भी कहा था कि बहुत इलेक्शन ऐसे निकल गए हैं जिसमें कि किसी मुद्दा, मैंने तो नहीं देखा कि इस मुद्दे को उठा के सरकार गिरी या इस मुद्दे को उठा के सरकार सत्ता में आई, ऐसा नहीं हुआ है। एक 1993 की बात है, बड़े पुरानी 20-24 साल पहले भी जाएं तो वो एक अलग मसला है। अदरवाइज अभी कोई ऐसा नहीं कि एक मुद्दा जो है तो उस पर पूरी सियासत बदल जाएगी हिमाचल प्रदेश की। हाँ, ओपीएस जरूर हर कंस्टिट्यूंसी में है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके जो वो चला हुआ कर्मचारियों का, तो और राज्यों में भी जैसा वैसा ही यहाँ पे भी है सर। तो हर कंस्टिट्यूंसी का अपना मिजाज है, अपने मुद्दे हैं और उसको उसके हिसाब से देखना पड़ेगा जी। सवाल ये है, मैं इसको थोड़ा सा एक लेयर आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं कि मैं पार्टी वाइज थोड़ी बातचीत करूंगा। मेरे ख्याल से वो ज्यादा समझदारी पैदा करने में मेरी सहूलियत तो दर्शकों की सहूलियत से सही होगा। और जो कांग्रेस है, जो कमबैक करना चाह रही है इस बार पार्टी में, और रिपीट को डिफीट देंगे, एक ये नारा चल रहा है ना। तो ये कितना सक्सेसफुल है जब कांग्रेस के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके अंदर के ही रिफ्ट नहीं गायब हो रहे हैं। सोनिया गांधी की एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में कहा जाता है कि आप लोग एक दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं, वरना आप लोग एक दूसरे से बात तक नहीं करते। इस तरह की खबरें सामने आती हैं, इस तरह की बातें सामने आती हैं। तो ये रिफ्ट जो है कांग्रेस का, मैं आऊंगा दूसरी पार्टियों पे भी, हम लोग बातचीत किया जाएगा, कितना उनके रिपीट को डिफीट में बदलने का, जो बीजेपी को रिपीट नहीं करने देना चाहते हैं,
वो कितना डैमेजिंग है, कितना डेंटिंग है, क्या है सीन? देखिए, जो कांग्रेस की आपने बात कही, कांग्रेस पार्टी के कभी भी कोई ऐसे इलेक्शन नहीं हुए हैं, मैंने नहीं देखे हैं 24-25 साल में, जिसमें गुटबाजी नहीं रही हो। ठीक है, इस बारी मसला ये है कि अच्छा, चूंकि पिछले कई दशकों से एक छत्र राज्य जो एक नेता था, नेतृत्व था यहाँ कांग्रेस पार्टी में, वो था वीरभद्र सिंह का। लेकिन वीरभद्र सिंह भी हमेशा गुटबाजी से दो चार उनको हर इलेक्शन में होना ही होना पड़ता था किसी ना किसी लेवल पे। चूंकि दुर्भाग्यवश उनकी पिछले साल जो है वो निधन हो गया है। ये पहला इलेक्शन है जो कांग्रेस पार्टी 1982-85 के बाद वीरभद्र सिंह के बगैर लड़ रही है। तो गुट पहले भी बहुत होते थे कांग्रेस पार्टी में, वीरभद्र सिंह के होते भी होते थे, लेकिन वो चूंकि बड़ा इफेक्ट नहीं कर पाते थे उस तरह से चाला, चूंकि एक लीडरशिप उस तरह से रहती थी वीरभद्र सिंह की। इस बारी क्या है कि आगे डेवलप लीडरशिप की नहीं कांग्रेस पार्टी ने कभी, कि वीरभद्र सिंह के बाद कौन ऐसा लीडर, तो ऐसा कभी उभारने की कोशिश नहीं की गई यहाँ लीडरशिप को। हाँ, उनके जीते जी 2017 के जब इलेक्शन हुए और उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में चली गई, तो वीरभद्र सिंह जी ने नेता प्रतिपक्ष नहीं बने, उन्होंने मुकेश अग्निहोत्री को एक आगे किया फेस एक कांग्रेस पार्टी का, कि हाँ ये लीड करेंगे उस हिसाब से। तो कांग्रेस पार्टी दो तरह से, एक संगठन के हिसाब से है, एक जो विधायक दल नेता के हिसाब से। तो संगठन के हिसाब से तो उतना ज्यादा बहुत चर्चा में नहीं रही। हाँ, लेकिन मुकेश अग्निहोत्री ने जरूर प्रूव किया कि वो एक बढ़िया नेता है, और उन्होंने सक्सेसफुली गवर्नमेंट के साथ थोड़ा मुकाबला भी किया पिछले 5 साल में। लेकिन उनकी डेथ के बाद, लास्ट ईयर वीरभद्र सिंह की डेथ के बाद, जो और कई नेता है उसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू है, कौल सिंह है, या आशा कुमारी है, रामलाल जी है, क्योंकि बराबरी कद के नेता हैं सारे, इक्वली थोड़े अलग तरह के सारे। तो उसमें अच्छा, फिर प्रतिभा सिंह आगे इलेक्शन जीत के जो ये लोकसभा का इलेक्शन हुआ और उनकी दोबारा से एंट्री हुई पॉलिटिक्स में, अदरवाइज वो पॉलिटिक्स में थी नहीं, सक्रिय नहीं थी। 2014 के इलेक्शन जो उन्होंने लोकसभा का हारा था, उसके बाद बहुत सक्रिय नहीं थी। लेकिन उनकी डेथ के बाद, और चूंकि मंडी लोकसभा सीट खाली होगी और वहां से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और विपरीत परिस्थितियों में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी वो, और चीफ मिनिस्टर का गृह हल्का होने के बावजूद भी वहां से जीती, तो वो एक और लीडरशिप हो गई। ठीक है, तो इतने, अब प्रतिभा सिंह जी एक और ऐड हो गए, उनका अध्यक्ष भी बना दिया पार्टी का। तो निश्चित तौर पे ये कई गुटों में तो है ना, इस पर कुछ ज्यादा गुट हो गए हैं एक। लेकिन मैं जो फिर ये कह रहा हूँ कि हेमंत जी मैं आता हूँ आपके पास। सौरभ, हाँ सौरभ कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। हेमंत जी, आप लंबे समय से हिमाचल की राजनीति पर नजर भी रखे हैं, विश्लेषण भी कर रहे हैं। मेरी एक बहुत स्पेसिफिक क्वेरी है। हमने ये देखा है कि इलेक्शन अब सिर्फ विचारधाराओं, संगठन या नैरेटिव की लड़ाई नहीं होती है, चेहरे की भी लड़ाई होती है। मुझे याद आ रहा है 2017 में इसी हिमाचल में इलेक्शन हुए थे, और कांग्रेस लगातार पूछ रही है कि बीजेपी की बारात का दूल्हा कौन। इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव की शुरुआत में प्रेम कुमार धूमल, जो 10 बरस सीएम रह चुके थे, उनके नाम का ऐलान नहीं करती है, बाद में उसे नाम का ऐलान करना पड़ता है, और फिर हम जानते हैं कि वो सुजानपुर में अपने ही पुराने चेहरे राजेंद्र राणा से हारते हैं, और उसके बाद नड्डा समेत दूसरे नामों पर विचार होता है, और आखिरी में जयराम ठाकुर आते हैं। नड्डा अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हिमाचल का चुनाव एक और पहाड़ी राज्य का चुनाव भर नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसकी दो वजह हैं। एक, बीजेपी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती, चाहे वो हैदराबाद की म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हो, चाहे वो हिमाचल का चुनाव हो। दूसरी बात, देश की सबसे बड़ी और सत्ता में मौजूद राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से आता है, देश के IND मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश से आते हैं। तो ये दो बड़े चेहरे हैं। जयराम ठाकुर का चेहरा, आपने जैसे कांग्रेस की गुटबाजी की बात की, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री, प्रतिभा सिंह, रामलाल ठाकुर और भी कई दावेदार हैं। जब हम यहाँ फील्ड में घूम रहे हैं तो जयराम ठाकुर को लेकर भी इसी तरह की दो थ्योरीज आ रही हैं। एक थ्योरिस्ट हैं, एक पाले के, जो कहते हैं कि वो सीधे हैं, सरल हैं, सज्जन हैं, उपलब्ध हैं, और दूसरे कहते हैं कि उनकी सरकार दिल्ली से ज्यादा चली है, वो फैसला लेने वाले मुख्यमंत्री नहीं थे,
वो अपने आप को असर्ट करने वाले मुख्यमंत्री नहीं थे। और जो उनकी विरोधी पार्टी है कांग्रेस, वो भी इस आरोप को बार बार कभी किसी नियुक्ति के संदर्भ में, कभी किसी कैंसलेशन के संदर्भ में दोहराती है। तो एक तरफ तो उसी मंडी से आने वाले जयराम ठाकुर की इमेज है, और दूसरा, जैसा आपने जिक्र किया, प्रतिभा सिंह को राजनीतिक पुनर्जीवन मिलता है मंडी लोकसभा के उपचुनाव से, जिसे ग्रांटेड मान लिया गया था कि साहब सीएम का होम डिस्ट्रिक्ट है। वहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो स्टेट में पार में है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो सेंट्रल में पार में है, डिस्पाइट द फैक्ट कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार उस सेंटिमेंट को इन्वोक करते हैं कि बतौर प्रभारी जो उनको कुछ शुरुआती राज्य मिले थे जब उनको गुजरात से निर्वासित किया गया था शंकर सिंह वाघेला की पहली शर्त के तौर पर, तो हिमाचल प्रदेश उनमें से एक था। यहाँ के हर जिले, हर तहसील का वो नाम ले सकते हैं, और कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को उन्होंने पहला चुनावी मौका भी दिया। तो एक तरफ जयराम ठाकुर की एक इमेज है, दूसरी तरफ कांग्रेस का डिवाइडेड हाउस है। अब सर मुझे बताइए कि चेहरों की लड़ाई में किसका वजन भारी दिख रहा है? मैं फिर से इसमें कहूँगा, जो आपने 2017 पे आप जो ले गए थे चीजें कि चेहरे पे भाई धूमल जी का चेहरा था या उस तरह का वो थी, मैं इसी बात पे दोबारा से कहूंगा कि हर यहाँ पे कंस्टिट्यूंसी का बड़ा मिजाज होता है, वहां चेहरों का बहुत फर्क नहीं पड़ता है। एक ना, ये ऐसा नहीं कि एक चेहरा ऐसा हो जाए, चेहरा यहाँ वीरभद्र सिंह से बड़ा चेहरा कौन था, लेकिन कभी रिपीट नहीं हुई सरकार उनकी, अगर चेहरे की बात उसमें करें तो धूमल जी खुद बहुत बड़ा चेहरा थे, नो डाउट, लेकिन अपनी कंस्टिट्यूंसी भी हार गए, उनका अध्यक्ष भी हार गया, बीजेपी के जो अध्यक्ष थे सतपाल सत्ती, वो भी सतपाल सत्ती भी हार गए उनमें से, ठीक बात। ऐसे में बहुत सारे फिर लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मैं इसको चेहरे वाली को मैं बड़ा नहीं, मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है हिमाचल की पॉलिटिक्स में कि चेहरा होना कोई बड़ा इंपॉर्टेंट चीज रही है यहाँ पे। दूसरी आपने कही कि दिल्ली से सरकार चलती या कमजोर सरकार या उस तरह के नेतृत्व, उस तरह धूमल जी जब 1998 में चीफ मिनिस्टर बने थे हिमाचल प्रदेश में, पूरी की पूरी सरकार ये 5 साल ऑलमोस्ट पंडित सुखराम ने चलाई थी। ठीक है, अभी शशिकांत जी भी जो पैनल में है वो भी उस पर ज्यादा बात करेंगे सर। उस हिसाब से कोई बड़े डिसीजन नहीं ले पाते, चलो तब वो डबल इंजन या उस तरह का कोई और तरह की, वो तब भी वैसी जैसी स्थितियां थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इतना दबाव पंडित सुखराम का था कि सरकार जो है वो हर तीसरा फैसला, और उसको ये कि रोल बैक वाला सिस्टम था कि ये कर दो फिर वापस ले लो, ये कर दो वापस ले लो, उस तरह के कर दो। अच्छा, और वो तो एक घोषित थे चीफ मिनिस्टर धूमल जी तब कि प्रेम कुमार धूमल चीफ मिनिस्टर होंगे, सरकार बनेगी। जयराम जी को तो पता नहीं था कि वो ऐसा होगा, चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। एक उसके बावजूद वो चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन 2-2.5 साल कोरोना ले गया उनका, इस बात को हमें समझना पड़ेगा बीच में सारे, कोरोना ले गया। और मैं जो मंडी पार्लियामेंट्री की सीट की जीत भी है उसमें बड़ा कि कोई कांग्रेस की वेव थी या उस तरह का था। आप देखिए कोरोना के बीच में चुनाव हुए और लोग इतने फेडअप थे, हम जैसे आप जैसे लोग भी उकताए हुए, परेशान, और सबका उसमें गुस्सा ज्यादातर तो सिटिंग गवर्नमेंट पे निकलता ही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरह से। नेचुरली वीरभद्र सिंह जी का भी एक उस तरह का होता उसमें कि उनकी भी कुछ कंस्टिट्यूंसी में उनकी डेथ के बाद भी कोई वो भी एक फीलिंग रही होगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि एक सिंपैथी फैक्टर भी था वीरभद्र सिंह की मृत्यु की वजह से? सिंपैथी फैक्टर कुछ कंस्टिट्यूंसी में, लेकिन बहुत कंस्टिट्यूंसी में ये भी चीजें थी कि कोरोना की वजह से एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ वैसे ही बड़ी भारी थी, क्योंकि आप देखिए कोरोना के बीच में तब भी कोरोना की लहर चली हुई थी, तीसरी चौथी कौन सी लहर थी जब ये इलेक्शन हुए सारे। तो एक बात जो आपका मूल सवाल है कि चेहरों के ऊपर तय होती है चीजें, मैं नहीं कहता कि चेहरों के हिसाब से मतलब सरकार बदलेगी या सरकार सत्ता में आएगी। अभी भी बीजेपी में अगर बोलें कि भाई ठीक है जयराम ठाकुर का नाम है, लेकिन सारा इलेक्शन मोदी जी और दूसरे तमाम बीजेपी के लीडरों के हिसाब से लड़ा जा रहा है, और मोदी जी या अमित शाह यहाँ है, और एक तरह से नड्डा फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं सबसे ज्यादा आज की डेट में। तो ये मतलब मुझे नहीं लगता कि चेहरे वाला कोई बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, दूसरी चीज हेमंत जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, और शशिकांत जी भी इसमें अपने विचार रखें। मुझे एक बुजुर्ग मिले ग्रामीण इलाके के, उन्होंने अध्यापक रहे थे, उन्होंने कहा कि बेटा 3 वाक्य हैं, 3 वाक्य में तुम्हें बता देता हूँ, तुम पत्रकार हो, भटक के पूछ रहे हो सबसे कि चुनाव कैसे तय होगा। उनका बताइए चाचा जी। बोले देखो, एक तरफ बीजेपी का संगठन है ना, कि प्रधानमंत्री भी रैली कर रहे हैं, नड्डा भी कर रहे हैं, अमित शाह भी कर रहे हैं, ये भी कर। दूसरी तरफ कांग्रेस जिस चीज के भरोसे है कि सरकार से नाराजगी
जो यहाँ की रवायत है रोटी पलटने की, है ना, जो भाजपा का नारा भी है कि हम राज कायम करेंगे और रिवाज को बदलेंगे, तो बोले कांग्रेस उसके भरोसे है और उसके जो नेता हैं स्थानीय जिले के जो कद्दावर नेता हैं उनका अपना एक स्ट्रांग होल्ड है। तो बीजेपी का मजबूत संगठन, कांग्रेस अपने स्ट्रांग होल्ड नेताओं के भरोसे है। और तीसरा उन्होंने कहा ओपीएस, बोले इन्हीं 3 पर तय होगा। और वो तो ये भी बोले कि मामला फिलहाल तो करीबी लगता है। इन बिंदुओं पर आप लोगों का क्या सोचना है? एक इसमें ये भी साथ में मैं बुजुर्गवार ने जो भी कहा होगा उसमें मैं ये जरूर एक बात इसमें ऐड करूंगा कि बहुत सारी कंस्टिट्यूंसी इस वक्त ऐसी है जो तिकोने मुकाबले में फंसी हुई है। हमें उस फैक्टर को भी नहीं भूलना चाहिए कि जो तिकोने मुकाबले में फंसी है, वहां ओपीएस भी मसला हो सकता है, वहां एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकता है, कांग्रेस का डिवाइडेड हाउस भी मसला हो सकता है सारा। लेकिन ये जो ट्रायंगल, जो एक तिकोने फाइट में जो सीटें फंसी हुई है, ये बहुत चीजें डिसाइड करने वाली है, आप देखते रहिएगा। और इसमें यानी आप कह रहे हैं कि हेमंत जी आप कह रहे हैं कि एक बीजेपी का संगठन, 2 कांग्रेस का फुटकर स्ट्रॉन्ग होल्ड, और तीसरा आम आदमी पार्टी की तरफ आपका इशारा है कि जो तिकोनी फाइट है। आम आदमी पार्टी की नहीं, जो बागी नेता है, बागी नेता बीजेपी के भी कांग्रेस के भी, बीजेपी में ज्यादा है संख्या उनकी। जो बगावत वाला मसला है वो बीजेपी ज्यादा जूझ रही है आज की डेट में बगावत से। तो बगावत बागियों को अगर पूरी तरह उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए, नाथ नहीं पाए, तो बगावत भी एक और फैक्टर हमें ऐड करना पड़ेगा किसी कंस्टिट्यूंसी के जीतने और हारने में। मतलब ओपीएस भी है कांग्रेस का या बीजेपी के जो अपने संगठन के हिसाब से है, या एंटी इनकम्बेंसी और जो भी वगैरह 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 सारा, इसमें एक बगावत भी फैक्टर है। और कई जगह पे बड़े बड़े तिकोने मुकाबले में ठीक ठाक तरह से फंसी हुए है पिच। तो वहां पे बड़े मैं कह रहा हूँ कि कई कंस्टिट्यूंसी में बड़े अनप्रिडिक्टेबल से बड़े इस तरह से चीजें होने वाली है जो मतलब किसी ने सोचा नहीं होगा कि हाँ ये रिजल्ट। तो ये 3-4 फैक्टर है, उसमें गुटबाजी एक अहम फैक्टर है, उसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। जी शशिकांत जी, सॉरी आपके पास आने में थोड़ी देर हुई। कोई बात नहीं। आपका क्या सोचना है इस पे, जो सौरभ का सवाल था, और उस पे मैं ये कह दूं कि अभी जैसे कांग्रेस में ये बात हो रही है कि कांग्रेस में प्रचार कौन कर रहा है, बड़ा चेहरा तो प्रियंका गांधी है। उन्होंने 2 से 3 रैलियां हिमाचल में आयोजित की हैं, लेकिन अभी भी राहुल या सोनिया और ये दूसरे बड़े नाम आएंगे कि नहीं आएंगे, अभी भी इस पे इतने के बाद भी, जब आज से 8-9 दिनों बाद पोलिंग है, तब भी क्लियर नहीं है जब हम ये शूट कर रहे हैं। तो कांग्रेस, बीजेपी और जिस टूटने की बात कर रहे हैं, जिस डिसेंट की बात कर रहे हैं, जो छिटकने की पार्टी से बात कर रहे हैं, हेमंत जी आप क्या इसमें ऐड करेंगे सर? देखिए, नहीं, मुझे सबसे पहले तो मैं जो अभी सौरभ ने बात करी और सौरभ जी ने कहा कि चेहरों के कितना, वो वीरभद्र सिंह, हेमंत जी ने भी कहा कि पहला चुनाव है जो वीरभद्र सिंह जी के बिना लड़ा जा रहा है। एक हिमाचल के बारे में ना एक बड़ी अजीब सी बात है, या कहें कि अच्छी बात है। यहाँ पर मुझे जो लगता है, आज तक जैसा कि आपने देखा कि हमेशा सरकार बदली है, उसका कारण क्या है? अगर आप इसकी गहराई में जाएं और अगर आप इसका विश्लेषण करें, चेहरे वही हैं। अगर आप देखें, मान लो पिछले आप 10 साल की या 15 साल की राजनीति को देखें, वही चेहरे हैं, वही लोग हैं, वही मुद्दे हैं। इस बार क्योंकि इलेक्शन अलग है, लेकिन वही चेहरे 5 साल में तो अपना पूरा करिश्मा दिखाते हैं। जब 5 साल के बाद विपक्ष से सत्ता पक्ष में उनकी बारी आने की रहती है, वही चेहरे वर्क कर देते हैं, लेकिन वो तब काम नहीं आते जब उनकी सरकार रहती है। तो इसका मतलब एक सबसे बड़ा जो इसमें विश्लेषण अगर आप करें राजनीतिक, सबसे एक जो विश्लेषण सामने आता है कि लोग सिर्फ विपक्ष में उन चेहरों पर विश्वास करते हैं क्योंकि वो 5 साल बाहर रहे। और एक बड़ा शब्द नड्डा जी इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको बताऊं व्यक्तिगत तौर पर, जब कभी आप उनसे बात करें, जो हिमाचली हमारा एक शब्द है, आप भी इसको समझेंगे कि यहाँ जैसे आप एक मंत्री हैं हिमाचल में और मंत्री बन गया और उसके बाद 5 साल आप मंत्री रहे, मेरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, उम्मीदें हैं आपसे, और मैं आपके पास जाता हूं, तो काम के लिए मैं आपके पास गया। अब जाहिर है कि सबके काम कभी नहीं हो पाते, तो आम आदमी को उससे निराशा होनी शुरू होगी। एक काम आपने कर दिया, वो दूसरा लेके जाएगा, दूसरा कर दिया, तीसरा लेके जाएगा, तो वो क्या है कि उसके बाद वो चौथा काम आप नहीं कर पाए तो पहले के 3 भूल जाएगा, और फिर उसकी एक्सपेक्टेशंस ये होगी कि आप उसके सारे काम करें। अब इसमें क्या है कि सभी नेता विफल हो जाते हैं। आप किसी भी नेता का नाम ले तो, या तो अब वो क्या है कि वोटर इंतजार करता है चुनाव का, और वो उसका शब्द है एक बड़ा अच्छा जो नड्डा जी बहुत इस्तेमाल करते हैं कि सेट करना है, ये बंदा सेट करना है। अब सेट मतलब इसकी सेटिंग करनी है, अब इसको ऐसा मजा चखाना है कि इसको पता चले। तो ये नड्डा जी बार बार बोलते हैं बातचीत में, ये
जब आप हिमाचल आएंगे तो वो हिमाचल के लोगों को पता है इस शब्द का अर्थ क्या है। अपना हिम्मत जी भी जानते हैं कि अगर मैं कहूँ कि मैंने उस आदमी को सेट करना है तो मतलब है कि बस मैं उससे इंतजार कर रहा हूँ मौके का कि मैंने वो सेट करना है बंदा। तो यहाँ पे जो ये लैंग्वेज है, ये बेसिकली एक मानसिकता है हमारे वोटर की कि वो इतना नाराज हो जाता है, हर पार्टी को इसी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और यहाँ जो ये चीज स्थिति पैदा होती है, इसका विश्लेषण एक बार मोदी जी ने बड़ा अच्छा किया था। मैं आपको बताऊं, जब नरेंद्र मोदी, एक बड़ा अच्छा किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। नरेंद्र मोदी हिमाचल के प्रभारी थे पहले, आपको पता है, उसके बाद वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। तो जब वो मुख्यमंत्री बन गए, एक बार मुझे उनके पास जाने का मौका मिला वहां पे गांधीनगर। तो मैं मिला, उनका पहला सवाल मेरे साथ, आप अंदाजा लगाइए क्या था। उन्होंने मुझसे कहा, शशिकांत जी आपको गुजरात के सचिवालय में और हिमाचल के सचिवालय में क्या अंतर नजर आया? तो मैंने जो चीज महसूस भी की थी, वहां कोई भीड़ भाड़ नहीं थी और बिल्कुल खाली पड़ा था सचिवालय, जबकि हमारे यहाँ सचिवालय भरा रहता है। तो उन्होंने उस समय कहा कि बिल्कुल आपने ठीक समझा, हमारे सचिवालय में आपको आम जनता इस तरह से भीड़ भाड़ लगाए नहीं मिलेगी। और उसका एक कारण ये है कि हम लोगों ने काम को मुख्यमंत्री पर नहीं थोप रखा है, जबकि हिमाचल में दिक्कत ये है कि मुख्यमंत्री एक मतलब छोटे सा चपरासी की ट्रांसफर भी मुख्यमंत्री करता है। तो ये काम जब मुख्यमंत्री अपने हाथ में ले लेगा, और यहाँ एक और रिवाज है जो बहुत कम प्रदेशों में मैंने देखा कि कहीं होगा, एमएलए जिनका काम नहीं करते वो इसलिए काम नहीं करते कि या तो वो एमएलए के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करता है आदमी, उसको मैं पहचानता हूँ कि ये मेरे खिलाफ चलता है, और या ये दूसरी पार्टी का आदमी है, वो मुख्यमंत्री के दरबार में जाके लाइन में लग जाता है। और जब वो लाइन में लगता है तो वहां कोई पता नहीं है आदमी कौन है और कहां से आया, तो वो एक मेरिट पे अपनी बात कहता है, और वो पॉलिटिकल जो उसमें इनपुट होना चाहिए वो मुख्यमंत्री को नहीं मिलता। उसका एक ये कारण है कि जब आप मुख्यमंत्री इस तरह की लाइनें लगाएंगे और वो घरों पे सुनेंगे तो वाह भाई तो बहुत होती है कि वो मुख्यमंत्री जनता के दरबार में रहते हैं और बहुत लोगों से रोज मिलते हैं, 1000 लोगों से रोज मिलते हैं। लेकिन जो उसकी आउटपुट है, अगर आप देखें तो वो मुख्यमंत्री जब 1000 लोगों के एप्लीकेशन रोज पकड़ते हैं, उसमें से अगर आप उसका प्रैक्टिकली बाद में देखें तो वो सबके काम नहीं हो पाते। उसमें बहुत से काम तो ऐसे हैं जो सरकारी नियमों के विरुद्ध रहते हैं। और तो ये काम ऐसे अभी में भी क्या है, और ये शिमला के सचिवालय में ये अभी भी होता है, मुख्यमंत्री ये सारे काम देख रहे हैं। सिद्धांत, मैं शशिकांत जी और हेमंत जी के लिए एक सवाल है। देन आई जी। लीव दिस सेशन। हेमंत जी ने बिल्कुल सही जोड़ा। मैं उन बुजुर्ग के हवाले से बात कर रहा था, उन्होंने 3 बात कहे, पर अगर मुझे अपनी सीमित समझ में 4 फैक्टर बताने होते तो उसमें डेफिनेटली चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता रेबेल। तो एक तरफ जो रुष्ट लोग हैं, एक तरफ जो रेवड़ी कह रही है बीजेपी की ओपीएस की स्कीम है, तीसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशनल माइट है, और चौथी तरफ वो रिवाज है रोटी पलटने का। ये 4 चीजें हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान बीजेपी के एक संगठन मंत्री से बात हुई। उन्होंने कहा कि अब हम बाकायदा इस चीज पर काम करते हैं कि जो हमारी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, जो चैलेंजर हैं, उनके यहाँ टिकटार्थी कौन कौन थे। जाहिर उसमें एक को टिकट मिला होगा। हमारी कोशिश होती है कि हमारे जो टिकटार्थी हैं उनको ये प्रॉमिसेस किए जाएं कि सत्ता में आने के बाद आपको संगठन और समितियों में समायोजित किया जाएगा, आपको सत्ता का बराबर फल मिलेगा, क्योंकि आपने अपनी महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगाया। विपक्षी खेमे में भी रीच आउट टू दोज एस्पिरेंट्स ताकि हमें एक इलेक्शन में एज मिले। तो एक तरफ तो बीजेपी इलेक्शन मैनेजमेंट में इस तरीके की चीजों पर काम करती है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं, अगर मैं विशुद्ध आंकड़े में जाऊं तो हिमाचल प्रदेश में बागियों की सबसे ज्यादा संख्या इस समय भारतीय जनता पार्टी में, और ये उनके लिए, उनके माथे पर सबसे ज्यादा शिकन, ओपीएस जितनी शिकन दे रहा है उतनी शिकन रिबल भी दे रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि बीजेपी का प्रबंधन कहाँ चूक रहा है। नड्डा का, ओपी ठाकुर, अनुराग ठाकुर और जयराम ठाकुर का मैनेजमेंट कहाँ चूक रहा है, सौदान सिंह कहाँ चूक रहे हैं, अविनाश राय खन्ना कहाँ चूक रहे हैं, अमित शाह कहाँ चूक रहे हैं इस एक पर्टिकुलर मामले में। देखिए कैसा दिलचस्प सा उदाहरण है कि एक ही सीट है जहां से बीजेपी में रहे 3-3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं सुशांत वाली सीट की बात कर रहा हूँ हेमंत जी, है ना। तो आप देखिए कि एक व्यक्ति आपकी पार्टी दो और उसमें दो एमपी रहे हैं जी। तो ये इस चीज पर मैं आप दोनों की राय चाहता हूँ, हेमंत जी और शशिकांत जी की। और दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ खूब ये चर्चा हो रही है दोनों ही पॉसिबिलिटीज पे कि अगर फॉर आर्ग्यूमेंट से कांग्रेस सत्ता में आती है तो क्या सुक्खू के सर पे ताज सजेगा, क्या वो पूरे हिमाचल प्रदेश के नेता हैं, क्या मुकेश अग्निहोत्री विधानसभा के बाहर संगठन के स्तर पर पूरे हिमाचल के नेता हैं, और क्या प्रतिभा सिंह का दावा सबसे ज्यादा मजबूत है क्योंकि शी इज द कैरियर ऑफ वीरभद्र सिंह लेगेसी। पर उसमें भी एक रिजॉइंडर है कि अगर प्रतिभा सिंह कमान संभालती हैं तो प्रतिभा सिंह संभालेंगे या विक्रमादित्य सिंह संभालेंगे। ये कांग्रेस का सिनेरियो।
और भारतीय जनता पार्टी के सिनेरियो में ये पूछा जा रहा है कि भले ही जगत प्रकाश नड्डा बार बार ये कह रहे हों कि यदि मतलब उनके हिसाब से देखिए सब दल दावा करते हैं, आम आदमी पार्टी भी दावा कर रही है हमारे पार, भले ही अरविंद केजरीवाल की रैली सोलन में जैसी भी रही हो उसके बारे में शशिकांत जी हेमंत जी बताएंगे। तो एक तरफ जगत प्रकाश नड्डा कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में लौटते हैं तो जयराम ठाकुर ही आएंगे, लेकिन ये सब जानते हैं कि अनुराग ठाकुर केंद्र में एक बड़े मंत्री, इसके बावजूद उनकी महत्वाकांक्षा है कि वो शिमला में आए, वो यहाँ से राज चलाए। जेपी नड्डा की भी ये महत्वाकांक्षा रही और 2017 में ये लगभग तय हो चुका था कि वो मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, पर रात में खेल बदल गया। तो ये मैं दोनों तरफ के चेहरों पे की जो पॉसिबिलिटी है, किसके क्या प्लस हैं, किसके क्या माइनस हैं, इस पर आप दोनों विद्वान पत्रकारों की राय चाहता हूँ। सौरभ जी, इसलिए मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा, जैसा आपने कहा कि कहाँ चूक गए भाजपा के नेता। मुझे लगता है कि जो चूक हुई है वो सिर्फ इस स्तर पर हुई है जिसका जिक्र हम पहले कर रहे थे, कि व्यक्तिगत स्तर पर जो हिमाचल में नाराजगी है लोगों में, वो भाषणों से खत्म होने वाली नहीं है। और बीजेपी के लिए जरूरी था कि वो एक व्यक्तिगत स्तर पर एक इतना बड़ा प्रचार तंत्र तैयार करती कि लोगों की, कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर होती। और कार्यकर्ताओं की नाराजगी के साथ ही आपने देखा जो रेबल कैंडिडेट ज्यादा है, उसका भी सीधा सा अर्थ है कि वो इतने संतुष्ट नहीं रहे, मुझे लगता है अपने साथ, भाजपा के साथ, कि वो एक रेबल कैंडिडेट के रूप में खड़े हो गए। कुल्लू में तो अगर आप देखें, राम सिंह खड़े हैं जो कि एचपीएमसी के चेयरमैन रहे, 5 साल उन्होंने सत्ता भोगी, सरकार के साथ रहे, और वो सरकार के कहने के बावजूद वो चुनाव मैदान से हटने के लिए तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है जो चूक भाजपा की हुई है वो इस स्तर पर हुई है कि वो व्यक्तिगत स्तर पर एक प्रचार को मजबूत नहीं कर पाए। और हिमाचल में जो स्थिति है उन्हें नजर आ रही है, और जो सभी लोगों को नजर आ रही है कि हिमाचल में लोग भाजपा के खिलाफ नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी व्यक्तिगत स्तर पर बहुत ज्यादा है, जैसे एमएलए के खिलाफ है, या आप कहें कि ये मंत्रियों के खिलाफ है, या जो सरकार से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ है। और वो एक मौका तलाश रहे थे कि कब मौका आएगा और वो चुनाव में उनके खिलाफ मत डालेंगे। यही वजह है कि जो कांग्रेस, जिसके पास कोई चेहरा आज नहीं है, वीरभद्र सिंह भी नहीं है, उसके बावजूद जिससे 6 महीने पहले तक आज ये उम्मीद नहीं थी कि जनता का इतना रिस्पॉन्स उन्हें मिल जाएगा कि वो भाजपा के सामने खड़ा भी हो पाएंगे, आज वो ये कल्पना कर रही है कि शायद सरकार उसी की बने। और हम मुख्यमंत्री के नामों की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हमें मुकाबला मैदान में बिल्कुल कड़ा दिखाई दे रहा है। तो पहली बात तो यह है कि भाजपा को अगर कुछ करना है तो अभी धरातल पे एक तो इस तरह का कि वो जो प्रचार उनका बहुत बड़े स्तर पर है, जिसमें कि लोगों की नाराजगी केंद्र की सरकार के खिलाफ भी नहीं है और भाजपा के खिलाफ भी नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत एमएलए जो भाजपा के भी हैं और व्यक्तिगत मंत्रियों के खिलाफ भी है, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ रहा है, और उसी का वो मुकाबला करने की स्थिति में अभी दिखाई हमें नहीं दे रही है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा को जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, इनके साथ साथ जो ग्राउंड वर्कर इनका है, उस ग्राउंड वर्कर के साथ अगर अभी ये बातचीत शुरू करें और जो लोगों की नाराजगी है उसमें जाकर उनसे एक तरह से उनका जो मन मुटाव है उसको दूर करें, तो मुझे लगता है कि भाजपा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। क्योंकि ऊपर के स्तर पर भाजपा का जो प्रचार है वो कांग्रेस से कहीं ज्यादा दिखाई दे रहा है, और भाजपा के पास जो बड़े बड़े नेताओं की फेहरिस्त है वो इतनी लंबी है और इतने प्रभावशाली नेता है कि उनका अगर जिक्र करें तो अगर उनके नाम पर वोट पड़ेंगे तो मुझे लगता है भाजपा जीतेगी। लेकिन अगर व्यक्तिगत स्तर पर वोट पड़ेंगे और जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी की बात हम कर रहे हैं, तो भाजपा निश्चित तौर पर बहुत बड़े नुकसान की स्थिति में आ जाएगी। जैसा आपने भी कहा कि 21-22 स्थानों पर रेबल्स थे और उस हालत में भाजपा को चुनाव लड़ना पड़ रहा है। रेबल्स हालांकि हर बार रहते हैं, लेकिन इस बार भाजपा दोहरी मार झेल रही है। एक तो बात ये, और दूसरी बात ये कि भाजपा की दिक्कत अब ये है कि भाजपा भी इससे उभर भी नहीं पा रही है और भाजपा को समझ भी नहीं आ रहा है कि उसका प्रचार किस तरह से करें। जहां तक कांग्रेस की बात है, शशिकांत जी जो रेबल वाली बात कह रहे हैं, इसमें एक बात ये भी जरूरी थी कि रेबल वाली बात साल 2021 में हुए बंगाल चुनाव में बार बार उठी थी, और भाजपा को जो एज मिला था और जो सरकार नहीं बना पाएगी, टिकट बंटवारे में जो लड़ाई झगड़ा हुआ था, टीएमसी टर्न फोर्स आई थी, ये सब हुआ था, ये सब बात बंगाल चुनाव में भी हुई थी। और बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि आप वहां पर भी मैनेज करना कठिन है। शशिकांत जी, हेमंत जी, मैं लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा इस पे। आम आदमी पार्टी पे बार बार दिल्ली में खासकर ये बात हो रही है कि आम आदमी पार्टी ने अपना सारा प्रेशर और सारा जो फोकस है वो गुजरात पे शिफ्ट किया हुआ है। हिमाचल से उनको बहुत सारी उम्मीदें या तो नहीं है, या तो वो चाह रहे हैं कि वन थिंग एट ए टाइम, वन स्टेप एट ए टाइम। शशिकांत जी, कितनी सही है? देखिए भाजपा की जहां तक बात है तो भाजपा के लिए अभी बहुत जरूरी है कि वो हिमाचल में किसी भी तरह से जीत हासिल करे। जैसा कि आपको सौरभ ने भी कहा कि यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से, केंद्रीय मंत्री यहाँ से, और एक अगर यहाँ से कांग्रेस को जीत मिलती है तो एक रिवाइवल ऑफ कांग्रेस यहाँ से स्टार्ट होगा, जिससे कांग्रेस को एक वो बनेगी, एक हवा बनेगी।
तो मुझे लगता है कि ये जो सारी स्थिति है इस सब में अब भाजपा के सामने चुनौतियां तो बहुत ज्यादा है, और कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो मुख्यमंत्री की है। और अगर कांग्रेस ये तय कर लेती है कि मुख्यमंत्री वो अभी डिसाइड नहीं करेगी जैसा कि अभी तक उसने कर रखा है, तो मुझे लगता है कांग्रेस ज्यादा फायदे की स्थिति में है, क्योंकि 4-5 लोगों के क्षेत्रों में उसने ये प्रचार कर रखा है कि अगर आप अपने उम्मीदवार को जिताएंगे तो कांग्रेस वहां का मुख्यमंत्री देगी। जैसे सुक्खू के आप बात करें तो सुखविंदर सुक्खू के इलाके में ये कहा जा रहा है कि सुखविंदर जी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और अगर बात करें मुकेश अग्निहोत्री की, तो वहां पर भी ये प्रचार है कि मुकेश अग्निहोत्री मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसी तरह बाकी क्षेत्रों में भी यही प्रचार है। रानी प्रतिभा सिंह के नाम पर भी इसी तरह का प्रचार हो रहा है, हालांकि वो चुनाव नहीं लड़ रही है। तो ये एक फॉर्मूला है कांग्रेस का, बिना किसी उसके जो कि वो उसे प्रमोट करना चाह रही है, और इस बार उनका प्रयास है। और मुझे लगता है कांग्रेस क्योंकि आज वीरभद्र सिंह नहीं है, इसलिए यही फार्मूला उनके लिए ज्यादा कारगर भी साबित हो रहा है। कि दिल्ली में और बार बार ये बहस हो रही है, पत्रकार कहते हैं, दोस्त का मतलब जो भी जानकार कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने हिमाचल की टर्फ को बहुत ज्यादा ध्यान देना बंद कर दिया है और वो गुजरात पे अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी एक टोकन की तरह है कि हाँ लड़ रहे हैं, थोड़ा वोट परसेंटेज बढ़ेगा, ये है वो है, टोकन बिल्कुल की तरह है, लेकिन जो लड़ाई है उनकी गुजरात में है। तो क्या ये कहना सही होगा? आप लोग ग्राउंड पे हैं, ज्यादा जान रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल आपका आकलन बिल्कुल सही है, और इसका स्पष्ट उदाहरण सामने देखने को मिल रहा है। और उसका कारण मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी को यह समझ आ चुका है कि अगर वो हिमाचल में गंभीरता से चुनाव लड़ती है तो बीजेपी फिर से सत्ता में आ सकती है। और बीजेपी आज तक इसी उम्मीद में थी कि आम आदमी पार्टी के सभी उम्मीदवार ढंग से और सशक्त ढंग से चुनाव लड़ेंगे, गंभीरता से चुनाव लड़ेंगे, और वो सारे वोट एंटी इनकम्बेंसी के जो है वो जो बीजेपी के अगेंस्ट पड़ने थे वो कांग्रेस को मिलने वाला था वो आम आदमी पार्टी को भी मिलेगा। तो वो वोट डिवाइड होंगे और उसमें भाजपा का कैंडिडेट जीत जाएंगे। और यहाँ हार जीत का फैसला बहुत कम वोटों से रहता है। तो इसलिए अगर आम आदमी पार्टी को 2-2.5 हजार वोट भी एक एक उम्मीदवार को मिलते हैं तो भी भाजपा के जीतने की स्थिति पैदा हो जाती। ये बात जब अरविंद केजरीवाल को समझ आई तो उन्हें लगा कि एक तो वो ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह से भाजपा की सरकार रिपीट हो, उनके लिए बेटर है कि कांग्रेस की आ जाए। दूसरा, उन्हें लगा कि गुजरात के साथ साथ 2 जगह ध्यान रहेगा तो उसमें भी कमजोरी आएगी। तो यह तय किया गया कि हिमाचल को उसके भरोसे छोड़ दिया जाए, और एक तरह से यहाँ पर जो उम्मीदवारों के भरोसे पे चुनाव लड़े जा रहे हैं, और कितनी गंभीरता का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जो उनकी लिस्ट आई थी उम्मीदवारों की, उसमें रविंदर रवि जैसे लोगों के नाम और फोटो शामिल थी जो कि भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो पार्टी ने बिल्कुल गंभीरता से हिमाचल को नहीं लिया, और वो एक रणनीतिक उनकी मुझे लगता है रणनीति है पूरी राजनीतिक तौर पर कि हिमाचल में गंभीरता से चुनाव ना लड़ा जाए, ना वहाँ पैसा लगाया जाए ज्यादा, ना वहाँ टाइम लगाया जाए, ना ही केजरीवाल जैसे बड़े नेताओं का टाइम और उनका प्रचार पे टाइम लगा, और गुजरात पे पूरा फोकस करके मोदी जी को घेरा जाए। और वहां पे जो गुजरात में स्थिति पैदा हुई है, उन्हें लगता है कि शायद वो बंगाल में जिस तरह भाजपा फायदे में रही है उसी तरह की स्थिति इस बार शायद वो अगर जीते भी नहीं तो भी शायद वहां पे गुजरात में उनकी एंट्री उन्हें लगता है ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये बिल्कुल आकलन सही है कि हिमाचल आम आदमी पार्टी ने राम भरोसे छोड़ दिया है, और यहाँ जो भी मिलेगा उन्हें एक तरह से बोनस उनका होगा। हेमंत जी, आप इस पर कुछ जोड़ना चाहेंगे सर? आम आदमी पार्टी में देखिए, शशिकांत जी ने भी एक पहलू बताया इसमें कि कांग्रेस के वोट कटेंगे और वो बीजेपी की सरकार बनेगी, तो आम आदमी पार्टी ने शायद ऐसा सोचा होगा। मेरा इसमें साथ में ये भी मानना है कि आम आदमी पार्टी का बेसिकली यहाँ संगठन नहीं है, ठीक है, और इन्होंने बनाने की 1-2 बारी कोशिश की, कभी रामलाल को बनाया, कभी श्यामलाल को बनाया, और वो चला नहीं हिसाब किताब इनका। ये एनर्जेटिक हुए तब से जब पंजाब में आ गई, साथ के पड़ोस में एकदम से आ गई, और यहाँ इलेक्शन ईयर शुरू हो गया, तो एकदम से सारा फोकस इनका आ गया हिमाचल प्रदेश पे। और जितना एग्रेशन से इन्होंने यहाँ काम शुरू किया तो लग रहा था कुछ करेंगे ये। लेकिन ये भी एक फैक्टर हो सकता है जो शशिकांत जी ने कहा, लेकिन साथ में दूसरा ये भी है कि इनके पास मैं बहुत इनके लोगों से भी मिलता जुलता रहता था, सारे ट्रेनिंग देनी पड़ रही थी इनको कि मीडिया के सामने कैसे बोलना है, भाषण में कैसे बोलना है, या आप कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो तो क्या बोलना है, उसके बाकायदा पार्टी ने ट्रेनिंग सेशन चलाए हुए थे यहाँ पे, ठीक है, ये मैं जानता हूँ सेवा का। तो अच्छा, फिर जितना तेजी से वो होता है ना, सोडा वाटर कल्चर जो होता है हमारा, वो झाग निकलती है, वो एकदम से झाग आती है और फिर एकदम से बैठ जाता है, तो वो सोडा वाटर करेक्टर जैसा हुआ उस तरह का। और नेचुरली इनको फिर दिख भी गया यहाँ पे कि अभी नहीं है, अभी ये सही समय नहीं होगा इस तरह का। और मेरा ख्याल 1-1.5 महीने पहले इन्होंने यहाँ से वापसी कर ली थी। यहाँ बड़े कम, ये जो भी कुछ खड़े रह गए, बहुत लोग छोड़ गए इनको, इधर से उधर हो गए, इधर से उधर होते गए सारे। तो इन्होंने फिर कहा कि अभी ये जो 6 महीने में संगठन भी तैयार करना,
और 6 महीने में आपने प्रत्याशी भी ढूंढने और चुनाव भी लड़ना और मुद्दे भी जुटाना और समझना चीजों को, ये इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, फिर अगर आप ये करो कि जो कांग्रेस से नाराज होगा उसको भी वोट उसको दे देंगे, या जो बीजेपी से नाराज होगा उसको दे देंगे, तो वो एक मतलब बड़े एंड वाली बात है सारी, उस तरह की सारा। उसमें भी कई लोग आए ऐसे इन्होंने जो शामिल किए, लेकिन बाद में वो महीने पर पहले 15 दिन पहले चले गए सारे छोड़ छाड़ के। तो आम आदमी पार्टी का ये भी एक इसमें है। चलिए, हम अपने सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और अब हम चलते हैं नेता नगरी के अगले सत्र की ओर।